नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी के तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं हमारे अतीत के अध्याय 7 में। यह इतिहास का 7वां अध्याय लेकर आया है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। दोस्तों, इस एनसीईआरटी के तारतम्य में हम कक्षा 7 के पाठ्यक्रम को लगातार पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी कक्षा 7 के पाठ्यक्रम का यह हिस्सा अध्याय 7 हम आपके सामने प्रस्तुत कर लेकर आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय का, इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं। अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान हुआ और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थीं और एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीके से विकसित हुए और ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। आगे जानते हैं। जनजातियां, नृत्य, संताल चित्र जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी क्रम को अपन आगे पढ़ते हैं। सुनिए। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे और इसके ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ गया। इससे क्या हुआ? ऊंच नीच और अमीर गरीब का फासला बढ़ गया। और आज भी हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर दोस्तों गौर करो तो अगर वर्ण व्यवस्था को नहीं बनाया जाता तो क्या ऊंच नीच और भेदभाव बनता? नहीं बनता। जो व्यक्ति जिस काम के काबिल था, यह चीज पूर्व से बनी आ रही है। अगर एक शिल्पकार है तो वो शिल्पकार बनना चाहता है तो वो बन सकता था। तो मतलब जो व्यक्ति किसी काम को करने का उत्साही था और वो उच्च जाति का था तो वो उसे कर सकता था। लेकिन अगर कोई शूद्र जाति का है और अगर उसे शिल्पकारी आती है तो उसे ऐसा करने नहीं दिया जाता था। तो वर्ण व्यवस्था ने एक क्रम में किसी एक समुदाय को बिल्कुल ही क्या कर दिया था? उस हिस्से से हटा दिया था, उस चीज से वंचित कर दिया था। और इसी तारतम्य में बहुत सारे उठापटक हुए, जिनके बारे में अपन ने पूर्व में पढ़ा कि जो लोग समृद्ध समझदार थे उनने इस चीज का क्या अपोज करना शुरू किया और अपोज करने के कारण क्या हुए? विवादित हुए। और विवाद का स्थान जो था वो किसी ना किसी क्रम में हर बार सामना करता हुआ दिखता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो क्रम था, इसी क्रम ने ही क्या बनाया? ऊंच नीच और अमीर गरीब के बीच का फासला बढ़ा दिया। दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया, है ना। श्रेणीबद्ध समाज क्या हो गया? ज्यादा जटिल हो गया। अब श्रेणीबद्ध समाज क्या होता है? एक के बाद एक जो परिवार का समाज है वो अपना एक के बाद एक क्या हो गया? जटिल होता गया। भाई आपके पप्पा ने जो काम किया वही आपके बड़े भैया ने किया, वही आपने अगर किया तो वो एक श्रेणी बन गई ना। और उसी क्रम में अगर आपके पिताजी के द्वारा जो काम किया गया था, उस पिताजी के काम को और वरीयता आपके बड़े भाई के द्वारा दे दी गई और उसमें और अच्छी जटिलता के साथ उस काम को आपने भी उसको करके कर दिया। तो उस काम की बेहतरता क्या हो गई? 100% हो गई। और जिस तरीके से वो बेहतर होती गई, उसी चीज का क्या हुआ? एक जो क्रम है वो अपन को दिखने लगा, मिलने लगा। तो इसी क्रम के आगे बढ़ते हैं। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों के द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता रहा। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे और कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थीं। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग जो हैं शिकार, संग्रह या फिर पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। और कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थीं। जनजाति समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाह पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फूली फली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता रहा। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखना और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी थे। हाँ, रहे होंगे।
टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलाव का काम भी शुरू कर दिया, बदलने का काम क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और इसी में दोनों तरह के समाजों को धीरे 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 क्या कर दिया, उसने बदलने का क्रम जो है वो जारी कर दिया। आइए जानते हैं जनजातीय लोग कौन थे। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजाति लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे और किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए और उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगल द्वारा अधीन कर लिए जाने के पहले लंगार और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। कहां पर? उत्तर पश्चिम में एक और जनजाति क्या थी? बलोच थी। उत्तर पश्चिम या ये जो है ना, इस इलाके में कौन सी थी? बलोच जनजाति। इस इलाके में कौन सी जनजाति थी? बलोच। ठीक है। इस उत्तर पश्चिम में एक और जनजाति थी जो बहुत ही क्या थी? शक्तिशाली थी, बलोच थी। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। पश्चिमी हिमालय में कहाँ रहती थी? पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। और उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और नई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। तो देखिए यहाँ पर अभी अपन ने जो पढ़ा उसको जरा और देखें। प्रमुख जनजातियां और उनके क्षेत्र, जो हम जनजातियां देखेंगे उन्हीं को आज हम पढ़ेंगे, तो इसको जरा सा गौर से देखिएगा। अपन चलते हैं उत्तर की तरफ से। उत्तर में जो अभी अपन ने पढ़ा, जो ये देखो, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो ये उत्तर पश्चिम इलाके की कहानी अभी अपन जो देख रहे हैं, देखो सुनो। बलूची, गख्खर, खोखर, जंहुआ, जंजूहा, थोड़ा सा यार ऐसी लैंग्वेज है, वो हो जाता है हमसे भी, है ना। जंजूहा और लंगाह, तो ये जो जनजातियां थी ये क्या थी? उत्तर पश्चिमी इलाके की थी। अरघुन, ठीक है, कितनी हो गई? बलूची, गख्खर, जंजूहा, खोखर, लंगाह, अरघुन, ये 5 जनजातियां क्या है? उत्तर पश्चिम की हैं। दिख रहा है उत्तर पश्चिम? ठीक है, ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र है। उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र की ये जनजातियां हैं। चलो अब इधर पे चलें तो पश्चिम में देखो, समास, कोली, जाटवास, भील, कोली, ये काटकारिस जो है वो दक्षिण में आ जाएगी। गोंडवाना मध्य की आ जाती है। गोंडवाना जो है बहुत बड़ा था। गोंड, बैगस, खोंड, ये जो है मध्य की हो गई। उसके बाद चेर, ओरोन, मुंडा, संताल, ठीक है, कोच, अहोम, काचरिस, नागा, ये जो है ये पूर्वी इलाके की हो गई। दक्षिण में चलते हैं। बेतर, बादागस, मारवाड़, ये जनजातियां हैं। इधर ऊपर थोड़ा सा चले तो कोयास, खोंड, कोरागा और बेदार, ये जनजातियों के नाम हैं। हर कभी हम इनको टंग पर यूज नहीं करते, इसलिए कुछ वर्णों में क्या हुआ 19-20 हुआ है, तो क्षमा करिएगा और कंसेप्ट पर ध्यान रखिएगा। ये जो चीजें थी ये प्रमुख भारतीय जनजातियां थी। इनको कई बार एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद चैप्टर पढ़ते चलेंगे, इनको बारे में चर्चा भी करते चलेंगे। तो आगे बढ़ता हूं, जानिए कुल के बारे में। परिवार या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते थे। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होता था। तो जनजातीय संगठन किस पे प्रायः? नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होता था। तो इनको अपन क्या बोलते थे?
कुल परिवार या घरों का एक ऐसा समूह कुल कहलाता था जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते थे। मतलब हमारे कुल में कितने लोग हैं, तो दादा परदादा तो ये सब पूरे गिनते हैं ना, तो ये कुल के लोग कहलाते हैं। और ये वो कहलाते थे जो एक ही क्या है, जनजाति या नातेदारी या निष्ठा पर संबंधी निष्ठा पर आधारित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने सन 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय वे ये मुगल सेनाओं ने लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपनी अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे। इस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां कौन सी थी? मुंडा और संथाल। अभी अपन ने देखा ना पूर्वी क्षेत्र में यहाँ मुंडा और संथाल थी, तो इस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां कौन सी थी? मुंडा और संथाल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों का निवास स्थान रहे हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में यहाँ पे अपन ने देखा था बेराद और कोली। कौन कौन सा? बेराद और कोली। ठीक है, बेराद और कोली जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण के कोरागा, बेतर, मारवाड़ तथा दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। देखिए ये जो आप देख रहे हैं चित्र, ये रात में भील लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या कर रहे हैं? रात में भील लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं। नीचे की तरफ अगर देखें तो ये हमारे अतीत के बारे में लिखा हुआ है इसमें कुछ कुछ। तो ये जो है खाना बदोशों की कैसी जिंदगी होती थी उसके बारे में बताया गया। चलिए अभी अपन पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, भीलों की बड़ी जनजातियां पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी के अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहां तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गौंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। तो अभी अपन ने देखा ना किस किस क्षेत्र में गौंड फैले हुए थे? मध्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गौंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। और अपन को ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से उठता है? गौंड भील आदिवासियों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे? बताइए कैसे रहते होंगे? खाना बदोश नाम से ही समझ में आ रहा है, जो जगह जगह जाके अपने खाना का इंतजाम करते हो। तो सुनिए, खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचर्या उत्पादनों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही, ये देखो पहले इसको देख लो फिर आगे पढ़ देते हैं। चित्र में देखो, घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखला भारत की बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊंटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे तथा अन्य व्यापारी इन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते। तो देखिए इन पर क्या किया जा रहा है? मेवा जो है इकट्ठा करके ऊंटों के ऊपर लादा जा रहा है। ये व्यापारी घुमंतु जो है वो ये करते थे। चलिए अब अपन अपने चैप्टर पे आते हैं कि जो ऐसे मतलब वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीजें, खाना बदोश व्यक्ति क्या करते थे? वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। और कुछ खाना बदोश अपने जानवरों पर सामान की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामान की खरीद फरोख्त भी करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। क्या कहलाता था? वो यहाँ से वहाँ जाने वाले लोगों को अपन उनको क्या कहते हैं? बंजारा लोग जो व्यापारी खाना बदोश थे, उनका कारवां जो यहाँ से वहाँ जाता था उसको क्या बोलते थे? टांडा। ठीक है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिनको अध्याय अपन ने 3 में पढ़ा, बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियान के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। यहाँ जाने खाना बदोश और भ्रमणशील समूह। सुनिए, खाना बदोश घुमंतु लोग होते हैं और उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। और इस तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक गायकों एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खाना बदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया हो। ठीक है, कब आते हैं? जहां उनने
पिछले साल दौरा किया हो। तो ये क्या है, घूम जैसे होते हैं ना अप्रवासी, है ना, आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन जिस जगह से जाते हैं उस जगह पे वापस भी आते हैं। ठीक है, जो अभी अपन ने पढ़ा इसको गौर करिएगा। चलिए आगे जानते हैं बंजारों के बारे में। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। सुनो अब इनके पीटर साहब की बात है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी गृह गृहस्थी बीवी और बच्चों के साथ लेकर घूम कर चलते थे। एक टांडा में कई परिवार होते थे और उनके जीने का तरीका उन भार वाहकों से मिलता जुलता था जो लगातार एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे। गाय बैल उनके अपने होते थे। कई बार वे सौदागरों के साथ भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते थे। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते थे और उस जगह ले जाते थे जहाँ वह महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद कर लेते थे जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सके। टाडा में 6 से 700 लोग रहते हो सकते थे। एक दिन में वे 6 से 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते थे। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे अपने चराने के लिए उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते थे, क्योंकि जहाँ ज़मीन पर्याप्त है वहाँ उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। पता करें कि आजकल गांव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है। बंजारों के तौर तरीकों से यह किन मायनों में भिन्न या समान था। तो आज की डेट पे तो भैया देखो, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो बढ़ चुका है और हम जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर का यूज़ करते हैं और माल लाने ले जाने के लिए जो है वो व्हीकल्स का यूज़ होता है। पर इससे पूर्व में अगर देखें तो हम बैलगाड़ियों का यूज़ करते थे। बैलगाड़ियों से पूर्व अगर देखें तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनका उपयोग करते थे, पर बैलगाड़ी एकमात्र साधन था जिससे संसाधनों को यहाँ से वहाँ ले जाया जाता था, पूर्व से समय भी और अपन जितना जानते हैं अपने आज के समय के दौरान भी। इसके अलावा जो मैंने बताया ऑटोमोबाइल है जिसमें ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ होता है, ट्रक वगैरह का यूज़ होता है, जो भारी वाहन है उनका यूज़ होता है मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो वो आज की वर्चस्व की दुनिया है, इसलिए उसमें ये सब चीज़ें जो सामने हैं उसे मिलते चलती हैं। अब बंजारों के तौर तरीक़ों में किस मायने से भिन्न थे या समान थे, तो देखिए बंजारों का जो काम था वो आज की दुनिया में, मतलब आज के अगर परसेप्शन में देखा जाए तो जो उनका काम है आज भी उस टाइप के जो लोग हैं बंजारे जो हैं वो आज भी अपनी उसी भूमिका को बनाए हुए हैं और वह उसी चीज़ में खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। मैं इसके बारे में अगर आप और कुछ जानते हैं, इस बंजारे और घुमंतू जैसे लोगों के झुंड के बारे में जानते हैं, तो कृपया हमें कमेंट करके बताइए। इससे लोगों को काफ़ी फायदा होगा। मैं जितना जानता था आप तक लेकर आए। इसी बुक के तारतम्य को आगे बढ़ाते हैं। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के साथ उन्हें बेचने का काम करती थीं। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थीं और ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशा बीनों की जातियां थीं जो भिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थीं। देखिए यहाँ पर आप एक देख रहे हैं कि ये कांस्य का मगरमच्छ कुट्टिया कोंड जनजाति उड़ीसा का है। कहाँ का है ये? कांस्य का मगरमच्छ है कुट्टिया कोंड जनजाति उड़ीसा का। ठीक है, इसके बाद आते हैं बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्गों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगीं। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूहों का जाति विभाजन समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्रियों को भी ब्राह्मण द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उद्यार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन है। वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वालों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिरों द्वारा बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लड़कियों से बने साज सामान तैयार कराना, मंडप बनाना, राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ग्यारहवीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्र की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरे वंश परंपराओं में आते थे और इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषज्ञता कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों का निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों के ने अनुसरण किया और धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासन वर्ग में शामिल हो पाता। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई और दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था और वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है और हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे उल्लेखित हैं। सुनिए उदाहरण। नजदीक से एक नजर। गौंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे और वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गौंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना एक राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गौंड राजा छोटे गौंड सरदारों पर हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल में एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे और इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे और हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। यह पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहोता में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। देखिए ऊपर जो छोड़ दिया इसको सुनिए। यहाँ पर क्या है, एक गोंड महिला का चित्र दिख रहा है। देखिए ये गोंड महिला है जिनका चित्र जो है यहाँ पर इस बुक में दिया हुआ है। इसके बाद आगे, स्थानांतरीय कृषि किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा या जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। इसे स्थानांतरीय कृषि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बड़े राज्यों के उदय ने गौंड समाज के चरित्र को बदल डाला और उनकी मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गौंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गौंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कटंगा के गौंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की और उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु के कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली और उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। सन 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। एक नक्काशीदार दरवाजा गौंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश का। देखिए दरवाजे का एक रूप है जिसपे नक्काशी की हुई है। तो जो गौंड जनजाति है उसमें क्या होता था, ये लोग क्या है नक्काशियां करते थे। ये देखो गोंडवाना जो है वो उसका मानचित्र, ये गोंडवाने का। इसमें क्या क्या मिल रहा है देखो, बीच में देखो तो ये बाईरोगढ़, ठीक है, फिर चौरागढ़, फिर गोहरा, फिर कोलंगा, बंडोलगढ़ और ये मांडला है ना, मंडला जो है मांडला, ठीक है। तो ये पूरा जो है कौन सा हिस्सा है, मध्य का क्षेत्र है। ये सूबा सीमा और सरकार जो है ये यहाँ पे बने हुए हैं डॉट डॉट लाइन से। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था।
इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खास धन कमाया। जब मुगलों ने गौड़ों को हराया तो उन्हें लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए और उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गौड़ राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। आइए जानते हैं अहोम के बारे में। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे और उन्होंने भूया यानी भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों या जो 1523 और कोच हाजों जो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया और उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। मतलब 1530 के दशक में कौन से इस्तेमाल किए गए? आग्नेय अस्त्र। अगली बार है ना। तो 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोप का निर्माण करने में सक्षम हो गए, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम में से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। सन 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे और इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों में से आए थे और एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। तो अहोम समाज जो है वो कुलों में विभाजित था, जिसे क्या बोलते थे? खेल। और खेल जो है वो क्या होता था, जिसमें दस्तकारों की बहुत कम जातियां थीं, लेकिन इसमें अहोम क्षेत्र के दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे और खेल के नियंत्रण में खेल मतलब उनके कुलों के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे और में अपने ग्राम समुदाय द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिर और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। जब शिव सिंह सन 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियां का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया। तो बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियां जो होती हैं वो बुरंजी कृतियां किस में लिखी गई? पहले अहोम भाषा और फिर बाद में असमिया में लिखी गई। आइए निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहते।
इस आदान प्रदान में ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूल और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं और उन्हें विभिन्न प्रकार की जीविका अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गईं, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया और कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की और इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए और इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। आइए जानते हैं मंगोल के बारे में। अपने एटलस में मंगोलिया ढूंढो। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। वे मध्य एशिया के घासों के मैदानों, स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर वन प्रांतों में बसे हुए थे। सन 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजाति में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला और अपनी मृत्यु के समय सन 1227 वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था और उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं और ये विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। आइए कल्पना कीजिए, ये आप एक ऐसे खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने बाद अपना निवास स्थान बदलता है। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एटमॉस्फेयर बदलेगा तो जीवन पर प्रभाव तो पड़ेगा। अब कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आप अपने मित्र मंडली या फिर अपने टीचर या फिर अपने घर परिवार में अपने मम्मी पापा वगैरह से इस पर एक बार चर्चा करें, फिर आप मुझे कमेंट करें, हम इस पर अवश्य चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर हमेशा एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा। 20 शब्द इसके बारे में सुने। वर्ण, जाति, टांडा, गढ़, 84, बरहोत, भुइया, पाइक, खेल, पुरंजी, जनगणना। जिन वर्णों को मैंने बताया उन वर्णों पर 2-2 लाइन अवश्य लिखेगा, ये आपके काम आएंगी। ऐसी अच्छी चीज़ें जो इस पूरे बुक में हमने पढ़ी, इन बुकों में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। ये चीज़ छूट गई थी, इसको और देख लेते। कान के आभूषण कबोई नागा जनजाति मणिपुर के। तो ये कान के आभूषण हैं जो कहाँ के हैं? नागा जनजाति मणिपुर के। इसके अलावा यहाँ पे एक और बात लिखी, आपने अपने विचार में मुगलों और अहोम प्रदेश को जीतने का प्रयास क्यों किया होगा? तो वो अपन जानते हैं, अहोम प्रदेश को जीतने का कारण ये था कि वहाँ पर क्या समृद्धशाली जगह थी और वहाँ पे बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे और बेहतर बन गए थे, इसलिए उनने क्या किया था, उसको जीतने की कोशिश करी थी। वहाँ पे हाथियाँ मिले, ये मिले, बहुत सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो हमको एनसीईआरटी के तारतम्य में लगातार मिलती जा रही हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं। आज के चैप्टर में हमने पढ़ा जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में। ये एनसीईआरटी का तारतम्य है दोस्तों, यही ऐसा ही चलता रहेगा। अगले अध्याय में हम फिर कुछ नया लेकर आएंगे आपके लिए। इससे पहले मैं जाऊं, आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। दोस्तों, सबसे ज़रूरी है हमारे साथ बने रहिए। तो जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है, लेता हूं आप सभी से इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।